वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग 11th क्लास में चैप्टर नंबर 1 रसायन की कुछ मूल अवधारणाओं के अंतर्गत तुल्यांकी भार क्या होता है इस टॉपिक को पढ़ रहे थे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि तुल्यांकी भार क्या होता है और तुल्यांकी भार को हम कैसे निकालते हैं इसके संबंध में हमने आपको बताया था कि अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है। आप सभी ने अगर वो पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लें, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाए कि क्या होता है तुल्यांकी भार और अम्ल क्षार के तुल्यांकी भार हम कैसे निकालते हैं। आज के वीडियो में हम कुछ और पदार्थों के तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं उसको सीख रहे हैं। तो उसी क्रम में आपको मैं बता रहा हूँ आज कि लवण का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, या कहें तो सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। तो देखो, लवण का तुल्यांकी भार क्या होता है, इसके लिए पहले सूत्र याद रखें। लवण का तुल्यांकी भार होता है लवण का अणुभार, लवण का अणुभार बटे धनायन अथवा ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश, उपस्थित कुल आवेश। ध्यान रखना, ये कुल आवेश की बात हो रही है। कुल आवेश क्या होता है अभी मैं आपको एक एक करके सिखा रहा हूँ। सबसे पहले तो इस फॉर्मूले को आप लिख करके याद कर लीजिए, ठीक है। लवण का तुल्यांकी भार का सूत्र है ये। अब हम एक तरफ से क्वेश्चन लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है NaCl का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। देखो, आप सभी को पता होगा लवण क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है वो रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं ये वीडियो को देख लें। इसके 2 पार्ट हैं, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं इस नाम से एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी। उसमें 2 वीडियो है। उसके पहले वीडियो में आपने सीखना है अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और दूसरे वीडियो में आपने सूत्र को कैसे बनाते हैं ये सीखा है। अगर वो नहीं देखा होगा तो आपको ये जो सूत्र हम लिख रहे हैं ये समझ में नहीं आएंगे। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। NaCl का तुल्यांकी भार क्या होगा, तो आप कहोगे NaCl का अणुभार। अणुभार कितना होता है आप एक तरफ से निकालो। अणुभार आप यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो, NaCl 2 पार्ट्स में टूटता है। किस किस में? Na+ और Cl- में। तो आप खुद बताओ, धनायन पर कुल कितना आवेश है? 1+। ठीक है। तो अगर हम बोलें कि अणुभार बटे धनायन पर उपस्थित आवेश, तो धनायन पर उपस्थित आवेश कितना है? 1। अब बस अणुभार अगर हमको मिल जाए तो देखो, अणुभार में Na का परमाणु भार होता है 23 और Cl का होता है 35.5। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 58.5 आएगा। और ये अणुभार अगर हम यहाँ रख दें तो 58.5 अपॉन 1 सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58.5। तो हमारा NaCl का तुल्यांकी भार कितना आ गया? 58.5। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये ज़रूरी क्वेश्चन है। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन है मैग्नीशियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार कितना होगा, आप बताओ। मैग्नीशियम क्लोराइड को हम थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है MgCl2। देखो, मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बेसिकली हमें नाम बोलना चाहिए मैग्नीशियम क्लोराइड, और मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र आपको खुद से लिखना चाहिए, ठीक है। मैं अभी सूत्र लिखता जा रहा हूँ, मगर आप ध्यान रखिएगा जिनको भी सूत्र बनाने नहीं आते हैं वो वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं। पता नहीं कौन से फॉर्मूले का आपको पूछे तुल्यांकी भार बताओ, तो फॉर्मूला ही नहीं आता होगा तो तुल्यांकी भार आप नहीं निकाल पाओगे। तो देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड किस में टूटता है, तो आप कहोगे Mg2+ में टूटता है और 2Cl- में टूटता है। तो अब बताओ मैग्नीशियम पर कुल धनावेश कितना है?
2 प्लस, और ऋणावेश कितना है तो -1, मगर यहाँ 2 Cl है, तो टोटल ऋणावेश कितना है 2। तो चाहे धनावेश को ले लो या फिर ऋणावेश को ले लो, तो हमारा जो सूत्र होगा वो क्या होगा, अणुभार बटे 2। अब अणुभार कितना है MgCl2 का, उसको निकाल के देखिए। मैग्नीशियम का होता है 24 और Cl का होता है 35.5। चूँकि 2 Cl है ना, तो 2 × 35.5 कर दिया, तो 24 + 71 हमने कर दिया, तो ये कितना हो गया 95। ठीक है, तो अणुभार कितना है 95, अपॉन में करेंगे 2, सॉल्व करेंगे 47.5। ये तुल्यांकी भार किसका आ गया, मैग्नीशियम क्लोराइड का। कर लोगे ना ऐसे। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम चूना पत्थर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं। इसका तुल्यांकी भार बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो आप कहते हो अणुभार बटे, अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ लिखते हैं CaCO3, ये किस में टूटता है Ca2+ में और CO3 2- में। तो बताओ टोटल धनावेश कितना है 2, टोटल ऋणावेश भी कितना है 2, किसी एक को लेना है, तो धनावेश ले लिया हमने 2। अणुभार देखो, कैल्शियम का होता है परमाणु भार 40, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इनको आप जोड़िए, 40, 12 और 48 को टोटल जोड़ने पर 100 आएगा। तो अणुभार है 100/2, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 50। मतलब चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना होता है 50 होता है। नेक्स्ट देखिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम बोलते हैं बेकिंग सोडा, सॉरी धावन सोडा। ठीक है, .10H2 भी रहता है उसमें, मगर अभी हम .10H2 नहीं ले रहे हैं, सिंपल ले रहे हैं। Na2CO3 का तुल्यांकी भार कितना होगा, Na2CO3 का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो आप कहोगे अणुभार बटे में क्या आएगा, इसको चेक करो। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 ये किस में टूटेगा, 2 moles ऑफ Na+ एंड CO3 2-। तो आप बताओ Na के ऊपर है तो 1 प्लस, मगर 2 Na हैं, तो टोटल प्लस कितने हो जाएंगे, 2 प्लस हो जाएंगे। इसलिए अणुभार में किससे भाग देंगे, 2 से। सोडियम का होता है 23, कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसको जब आप जोड़ोगे तो 46, 12 एंड 48, इसको ऐड करना 106 आएगा। तो अणुभार बटे 2 मतलब 106/2 करेंगे, तो सॉल्व करने पे कितना आंसर आएगा 53। मतलब सोडियम कार्बोनेट का हमारा तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा 53। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने लवण के तुल्यांकी भार निकालने आ गए होंगे। मैं 1-2 क्वेश्चन और कर रहा हूँ, उनको भी आप करके देख लीजिए, अगर नहीं आया हो तो उनको भी सीख लीजिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम सभी लोगों ने आपसे पूछना है कि अमोनियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार कितना होता है। ध्यान से समझिएगा, अमोनियम फॉस्फेट का। अब देखो अमोनियम फॉस्फेट का जिसको फॉर्मूला नहीं आता होगा वो तुल्यांकी भार कभी नहीं निकाल पाएगा। अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, देखो अमोनियम का फॉर्मूला सूत्र क्या होता है NH4+ और फॉस्फेट का क्या सिखाया था PO4 3-। 1 प्लस है तो 1 कर दो, 3 माइनस है तो 3 करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा NH4 का होल थ्राइस PO4। इसका नाम क्या होता है अमोनियम फॉस्फेट। हमारा क्वेश्चन है अमोनियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार कितना होगा। तो अमोनियम फॉस्फेट एक तरह का सॉल्ट है, इसका तुल्यांकी भार क्या होगा, अणुभार बटे में कितना आएगा उसको चेक करो। अमोनियम फॉस्फेट को अगर हम तोड़ेंगे तो मिलेगा 3 moles ऑफ NH4+ एंड PO4 3-। तो आप बताओ एक NH4 पे 1 प्लस है, 3 NH4 है, तो टोटल प्लस कितने हैं 3, टोटल माइनस भी कितने हैं 3। तो किसी एक से डिवाइड करना है तो अणुभार बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अणुभार कितना होगा इसको चेक करो, N का होता है 14, H का होता है 1 और होल थ्राइस है, इसका मतलब 3 से गुणा कर दो। ठीक है, फास्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन का होता है 16।
इसको ऐड करो, 14 + 3 17, 51 हो जाएगा, प्लस 31 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। इसको जब आप ऐड करोगे तो 146 आएगा। चेक कर लेना आप इसे, ठीक है, 146 आएगा। इसका अणुभार कितना आया, 146 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सॉरी 3 करेंगे तो 3 करने से कितना आएगा, 4 बार 8 बार 48.66, ये आएगा अमोनियम फॉस्फेट का तुल्यांकी भार। इसको आप कर लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो रिपीट करके देख लीजिएगा। एक क्वेश्चन और हम इसी जैसा दे रहे हैं, अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, किसका, अमोनियम सल्फेट का। आप बताओ, अमोनियम सल्फेट का जिसको फॉर्मूला नहीं आता है वो कुछ नहीं कर पाएगा। अमोनियम मतलब NH4+, सल्फेट मतलब SO4 2-, अमोनियम के ऊपर 1 प्लस है, सल्फेट के ऊपर 2 माइनस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या तैयार हो जाएगा, NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसको क्या पढ़ते हैं, अमोनियम सल्फेट। मैं फिर बोल रहा हूँ, सूत्र बनाने नहीं आते हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अगर आप अटक रहे हैं तो भी देख लीजिए, उसमें बहुत सारे सूत्र बनाना सिखाए गए हैं आपको। तो अमोनियम सल्फेट का हमें तुल्यांकी भार पूछा गया है, तो अमोनियम सल्फेट का मतलब है NH4 का होल ट्वाइस, SO4 का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा, तो वही अणुभार बटे 2। अब बताओ, अणुभार में मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, NH4 में 14 तो ठीक था, यहाँ 4 × 1 करना चाहिए था, तो कितना हो जाएगा, 14 + 4 कितना हो जाएगा 18, और 18 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा यहाँ पे, ठीक है, 54 आएगा। यहाँ पर 3 बढ़ जाएगा, 149 आएगा, ठीक है, और 149/3 करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, हाँ 49.66 आएगा। चेक कर लीजिएगा आप इसे, अगर कुछ गलती अगर धोखे से हो गई होगी तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अमोनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार आपसे पूछा गया है, आप बताओ, N का होता है 14, H का होता है 1, 14 + 4 दैट इज़ 18, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि होल ट्वाइस है। S का होता है 32 और O का होता है 16, इसको ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, 18 2 36, 32 एंड 64। इसको जब आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 132 आएगा। चेक कर लेना आप इसे, 132 आएगा। और 132 में हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से। 2 से डिवाइड क्यों करेंगे, क्योंकि NH4 का होल ट्वाइस किस में टूटेगा, 2 मोल्स ऑफ NH4+ में और SO4 2 माइनस में। तो देखो, 1 प्लस है एक NH4 के ऊपर, मगर 2 NH4 है, तो टोटल प्लस चार्ज कितना है, 2 है, इसलिए 132/2 करेंगे तो 66 आ जाएगा, ठीक है। 66 तुल्यांकी भार किसका होगा, अमोनियम सल्फेट का। कर लोगे ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का तुल्यांकी भार कितना होता है। अमोनियम क्लोराइड का व्यापारिक नाम क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अमोनियम क्लोराइड में अणुभार बटे 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl किस में टूटता है, तो आप बोलोगे NH4+ में और Cl- में। तो 1 प्लस है 1 माइनस है, तो डिवाइड 1 से करेंगे। N मतलब 14, H का मतलब 1 और Cl का मतलब 35.5 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 18 और 35.5 को आप ऐड कर लीजिएगा तो हो जाएगा 53.5/1। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 53.5। तो 53.5 तुल्यांकी भार किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का। ऐसे ही और तुल्यांकी भार आप निकाल लीजिएगा। हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट का, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूमिनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो आप एल्यूमिनियम सल्फेट का तुल्यांकी भार निकालो। बताओ, मैं थोड़ा सा हिंट कर दे रहा हूँ। एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, इसको जब हम डिसोसिएट करेंगे तो ये मिलेगा 2 मोल्स ऑफ Al3+ में और SO4 2- इसके 3 मोल होंगे। तो आप बताओ अणुभार तो आप निकालोगे, एल्यूमिनियम सल्फेट का अणुभार कितना होता है, तो आप बोलोगे एल्यूमिनियम का होता है 27 में 2 से गुणा करेंगे। सल्फ़र का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनको आप जोड़ लीजिएगा
तो अणुभार निकल आएगा। और उस अणुभार में आप डिवाइड कैसे करोगे, 2 × 3, 2 और 1 एल्यूमिनियम पे 3 प्लस है, मतलब टोटल कैसे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करोगे। तो अणुभार जो भी आपका निकलेगा वो आप रखना और 6 से डिवाइड करना। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। इस तरह से हमने देखा कि लवण के तुल्यांकी भार को हम कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ आपको अच्छे से आ गई होगी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 11th तो छोड़िए, 12th में आपको सब चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है, इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। और कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ कि K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना होता है, ये आपको बताना है। पोटेशियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना होता है ये आपको बताना है। एक क्वेश्चन और भी दे रहा हूँ, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का व्यापारिक नाम लिखिएगा और इसका तुल्यांकी भार कितना होता है ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में लिख करके। तो ये वो 2 क्वेश्चन हैं जो आपको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करिएगा और बताइएगा तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं आयनों, या फिर इसको बोलते हैं मूलकों, आयनों अथवा मूलकों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। ध्यान रखिए, बहुत सिंपल सा है। आयनों का तुल्यांकी भार निकालना बहुत सरल है। इसका होता है अणुभार बटे आयन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, ये होता है हमारा आयन का तुल्यांकी भार निकालने का फॉर्मूला। अब इस पर हम बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है CO3 2-, इसको क्या पढ़ते हैं, कार्बोनेट। ध्यान से समझना बेटा, जिनको ये लिखना नहीं आता है वो रासायनिक सूत्र कैसे बनाएं इस टॉपिक को ज़रूर देख लें। कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना होता है, तो बताओ क्या लिखेंगे, अणुभार बटे 2 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके आवेश कितना है, 2 है। अणुभार देखो, कार्बन का होता है 12, O का होता है 16 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे 48, जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 60/2, दैट इज 30। तो कार्बोनेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, 30 होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है SO4 2-, आप बताओ इसको क्या पढ़ते हैं, सल्फेट। क्या पढ़ते हैं, सल्फेट आयन पढ़ते हैं, सब बताया मैंने वहाँ पर। सल्फेट आयन का तुल्यांकी भार कितना होगा, निकालिए। सल्फेट आयन का तुल्यांकी भार में S का होता है 32, O का होता है 16 और डिवाइडेड करेंगे 2 से। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 माइनस है। इसको ऐड करेंगे तो 32 + 64/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, 96/2 दैट इज़ 48। तो सल्फेट का तुल्यांकी भार कितना आएगा, 48 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PO4 3-, इसको क्या पढ़ते हैं, फॉस्फेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, फॉस्फेट का तुल्यांकी भार कितना होगा, तो आप बताइए। फास्फोरस का होता है 31, ऑक्सीजन का होता है 16, डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर 3- हैं। इसको ऐड करिए, 31 + 64/3, 5, 8, 85/3, 28.33। ये तुल्यांकी भार किसका आएगा, फॉस्फेट का। नेक्स्ट है C2O4 2-, इसको क्या पढ़ते हैं, ऑक्सलेट का तुल्यांकी भार, ये आप खुद से निकालिएगा। ऑक्सलेट का तुल्यांकी भार कितना होता है ये खुद से निकाल लेना। अणुभार बटे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर 2 माइनस हैं। एक क्वेश्चन और है CS3COO-, इसको पढ़ते हैं एसीटेट
इसका तुल्यांकी भार कितना होता है ये आप निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख करके इसका आंसर बताइएगा। ये होते हैं आयनों के तुल्यांकी भार। जो यूज़फुल आयन है उनको मैंने सॉल्व खुद कर दिया है। इसके अलावा अगर कोई भी आयन का तुल्यांकी भार आपसे पूछे तो आप निकाल सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन और है NH4+, इसको सॉल्व करना आप। NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन का तुल्यांकी भार कैसे निकलेगा? तो अणुभार बटे 1 करेंगे, इसका अणुभार 18 होगा, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा? आंसर 18 आ जाएगा। तो इस तरीके से आयनों के तुल्यांकी भार, आप किसी भी आयन का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर आयनों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं सीख लिया है। अब हम देखते हैं एक दो क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट है हमारा तत्वों का तुल्यांकी भार। तत्वों का तुल्यांकी भार। तत्वों का तुल्यांकी भार का सूत्र होता है तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। अब देखो तत्वों की संयोजकता धीरे धीरे करके आपको आने लगेगी। ठीक है, उदाहरण के लिए देखो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, यहाँ लिथियम भी लिख लो, ये सबको हम क्या बोलते हैं? क्षार धातु। क्या बोलते हैं? क्षार धातु। देखो मैंने आपको आवर्त सारणी भी बताई है। शुरुआत में मैंने इसीलिए ये चीज़ें बता दी थी क्योंकि मुझे बार बार ज़रूरत पड़नी है। जिन बच्चों ने नहीं पता है वो एक अलग से टॉपिक बना हुआ है आवर्त सारणी। आवर्त सारणी के 2 वीडियो मैंने डाले हैं, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। क्षार धातुएं कौन सी हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। इनके ऊपर 1+ होता है, मतलब इनकी संयोजकता 1 होती है। अब संयोजकता क्या होती है? तो आपको पता है कि अष्टक पूरा करने के लिए कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है या ग्रहण करता है या साझा करता है वही उसकी क्या होती है? संयोजकता। तो ये सभी क्षार धातुएं 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इसलिए सबकी संयोजकता कितनी होती है? 1 होती है। जैसे हम आपसे बोलें कि चलो बताओ सोडियम का तुल्यांकी भार कितना होगा? तो सोडियम का तुल्यांकी भार बराबर सोडियम का परमाणु भार कितना होता है? 23 बटे संयोजकता कितनी है? 1। तो सोडियम का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 23। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है पोटेशियम का तुल्यांकी भार बताओ। पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम क्षार धातु है, इसका परमाणु भार होता है 39, डिवाइडेड बाई 1 करेंगे क्योंकि इसमें संयोजकता 1 होती है। तो पोटेशियम का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा। अब यहीं पर आप और सीख लो कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम, इन सभी को हम क्या बोलते हैं? क्षारीय मृदा धातु। क्या बोलते हैं इनको? क्षारीय मृदा धातु। और ये सभी 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं, इसलिए सबकी संयोजकता कितनी होती है? 2 होती है। तो अगर हम आपसे बोलें कि चलो बताओ मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना होता है? मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार कितना होता है? तो आप बोलोगे मैग्नीशियम का परमाणु भार तो होता है 24, डिवाइड किससे करेंगे? 2 से, क्योंकि इसकी संयोजकता 2 है, एंड फाइनली हमको कितना आएगा? 12। कर लोगे ना? तो इस तरह से तत्वों का तुल्यांकी भार हम निकाल सकते हैं। कभी कभी कुछ एक ऐसे तत्व होते हैं जैसे कॉपर, ये 2 तरह के आयन बनाते हैं, Cu1+ और Cu2+। Cu1+ को हम बोलते हैं क्यूप्रस और Cu2+ को क्या बोलते हैं? क्यूप्रिक। तो ऐसे लवण जिसमें क्यूप्रस आयन मौजूद है, जैसे मान लो हमने कह दिया CuCl, तो इसका नाम क्या हो गया? क्यूप्रस क्लोराइड। इसका नाम क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड। और हमने कह दिया CuCl2, इसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रिक क्लोराइड। अभी भी कह रहा हूँ, सूत्र बनाने का तरीका देख लो और आवर्त सारणी पढ़ लो। हमारा क्वेश्चन है क्यूप्रस क्लोराइड में जो कॉपर आयन है उसका तुल्यांकी भार कितना होगा? तो कॉपर का जो परमाणु भार होता है वो 63.6 होता है, 63.6 होता है। और इसमें डिवाइड किससे करेंगे? 1 से, क्योंकि क्यूप्रस में संयोजकता कितनी है? 1। और अगर क्यूप्रिक में बात करें तो कॉपर का तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा? तो 63.6/2 हो जाएगा, क्योंकि क्यूप्रिक में उस पर आवेश कितना होता है? 2+ होता है। तो इस तरह से क्यूप्रस आयन का तुल्यांकी भार अलग होगा, क्यूप्रिक आयन का तुल्यांकी भार अलग होगा।
इसी तरह से और भी आयनों के तुल्यांकी भार, तत्वों के तुल्यांकी भार आप ज्ञात कर सकते हो। कर लोगे? तो आपने देखा पिछले वीडियो में और इस वीडियो में मिला करके कि अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। बताओ, अम्ल के तुल्यांकी भार का सूत्र क्या था? अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। उसके बाद हम लोगों ने क्षार का तुल्यांकी भार पढ़ा था या क्षारक का तुल्यांकी भार पढ़ा था। उसका सूत्र क्या था? क्षार का अणुभार बटे उसकी अम्लता। फिर हमने अभी भी क्या सीखा? लवण का तुल्यांकी भार क्या तरीका होता है कि लवण का अणुभार बटे धनायन अथवा ऋणायन पर उपस्थित कुल आवेश की संख्या, यही होता है। उसके बाद हमने सीखा आयन का तुल्यांकी भार कैसे होता है? आयन का अणुभार बटे आयन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। उसके बाद हमने सीखा तत्व का तुल्यांकी भार क्या होता है? तो तत्व का परमाणु भार बटे तत्व की संयोजकता। इस तरह से ढेर सारे हमने तुल्यांकी भार के क्वेश्चन सीख लिए। अब एक दो क्वेश्चन तुल्यांकी भार पर अभी भी रह जाते हैं। हम ऑक्सीकारकों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, हम अपचायकों का तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। इसलिए ऑक्सीकारकों और अपचायकों के तुल्यांकी भार को हम यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। इसको थोड़े समय बाद जब हम आपको ऑक्सीकरण और अपचयन सिखा ले जाएंगे तब जा कर के हम आपको इसके तुल्यांकी भार निकालने सिखा देंगे। जैसे दो क्वेश्चन आप करोगे तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पूछे कि KMnO4, इसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार बताओ, क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार बताओ, उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार बताओ। बहुत पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पोटेशियम परमैंगनेट का अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार, क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार और उदासीन माध्यम में तुल्यांकी भार। तो इसको आप सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको पता होगा ऑक्सीकरण और अपचयन। इसी तरह से एक क्वेश्चन और भी आपको देखने के लिए मिल सकता है K2Cr2O7, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार निकालने के लिए पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, बट इन क्वेश्चंस को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। जब हम ऑक्सीकरण और अपचयन सीख लेंगे तब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपको बता देंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि तुल्यांकी भार क्या होता है और तुल्यांकी भार कैसे निकलते हैं। अब आप इन सभी क्वेश्चंस को करिएगा, एक्सरसाइज करिएगा। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट लेसन है वो 1.5 मतलब आधा उसका पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम इतने पर आधारित आपका एक टेस्ट जो है वो लेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे और मैं यूट्यूब पर ही उसका क्वेश्चंस को लेकर के उसका सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करूँगा। आप सभी लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और जो कुछ भी आपके आंसर आपने फटाफट लिखे होंगे उसकी फाइनली फ़ोटो खींच करके आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे तो देख पाऊँगा कि आप लोग किस हद तक सॉल्व कर पाते हो। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी, अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन के साथ देखने की आदत डालिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वीडियो टाइम पर प्रोवाइड कराता रहूं, बट किसी सिचुएशन की वजह से यदि किसी दिन वीडियो नहीं आ पाता है तो अपना पिछला किसी वीडियो को देख करके आप रिवीजन अपना कर सकते हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।